हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 3 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी प्राइमरी टूल फॉर मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 का पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने काफी सुना होगा, बिटकॉइन वगैरह का। तो दोनों को रिलेट करके देयर इज अ टॉपिक, है ना, और इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। सेकंड इज टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में भी हो सकता है आपने सुना होगा, इसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। एंड थर्ड इज इंडियन ओशन हम्प बैक डॉल्फिन। इंडियन ओशन का हम्प बैक डॉल्फिन, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिहाज से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिहाज से दिस। वट एवर न्यू वर्ड्स यू लर्न टुडे, जो भी नया वोकेबलरी आप लर्न करते हो, प्लीज मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए अलग से आप एक नोटबुक बनाओ जो आप मीन्स उसको यूज कर पाओगे। अब इसे करने से होगा, अचानक से आप सोचते हो कि मीन्स क्लियर हो जाएगा, वही अचानक से नहीं। दिस इज अ डे बाय डे प्रोसेस, डे बाय डे मेहनत करोगे, डे बाय डे बिल्ड होता जाएगा। टॉपिक नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी प्राइमरी टूल फॉर मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग। क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्राइमरी टूल है मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग। मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग, पहले तो आपको मैं बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेक डर्टी मनी, आई रिपीट, डर्टी मनी फंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज अपीयर क्लीन। जो डर्टी मनी फंड्स होता है, डर्टी मनी जो भी जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो भी काम होता है, साइबर क्राइम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, करप्शन हो गया, है ना, या मान लो कि कोई पैसा दे रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, बट उस पर टैक्स वगैरह भर नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में ही इंक्लूड कर देते हैं। ये सब जो पैसा होता है, होता है, ठीक है, तो ये सारा पैसा क्या हो जाता है, इस पैसे को वैसे चैनलाइज करना, ये सारा पैसा को ब्लैक मनी बोलते हैं। और ब्लैक मनी को ऐसे चैनलाइज करना, ठीक है, क्लीन करना, ब्लैक मनी को क्लीन करने को वापस इकोनॉमी में डालना ताकि वो बिल्कुल क्लीन मनी लगे, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है पूरा पूरा, है ना, कि क्लीन किया जाता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। मनी को बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन से गुजार के उसको किया जाता है। तो इट सीम्स टू हैव कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत लेजिटिमेट सोर्स से मनी आ रहा है। ट्रेडिशनल 3 स्टेज क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के? 3 स्टेज कौन से होते हैं? पहला, प्लेसमेंट। जो भी इलिसिट फंड आ रहा है, जो भी इलिसिट मनी आ रहा है, उस इलिसिट मनी को लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में डाल देना, इंसर्ट कर देना। कैश आ रहा है, अगर मान लो कहीं से करप्शन का पैसा है या किसी चीज का कैश का पैसा है, उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया गया, दैट्स उसको क्या बोलेंगे? प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर हो गया लेयरिंग, ऑब्सक्यूरिंग द मनी ट्रेल थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ऑब्सक्योर कर देना मनी का जो ट्रेल है, ट्रेल मतलब मनी यहाँ से कहाँ गया, वहां से कहाँ गया, ठीक है, इसको छुपा लेना, एक तरह शेल कंपनीज के हेल्प से छुपा लेना कि आपके अकाउंट में पैसा गया, आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो सिंगापुर में लोकेटेड है फॉर एग्जाम्पल, और सिंगापुर में उस कंपनी का सिर्फ ऑफिस है, रियल काम वहां पे कुछ होगा। फिर उस कंपनी से किसी और कंपनी में पैसा गया, वो भी शेल कंपनी था, उस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट दिखा के आपके अकाउंट में भेज दिया या किसी आपके दोस्त के अकाउंट में भेज दिया, हो गया। तो ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। फिर इंटीग्रेशन, द क्लीन मनी इज री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोनॉमी। क्लीन मनी को इकोनॉमी में वापस री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, अलाउइंग द क्रिमिनल टू यूज इट, सो दैट कि क्रिमिनल इसको क्या करें? यूज करें, है ना, रियल एस्टेट खरीदें, लग्जरी एसेट्स खरीदें। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इंडिया में एक एजेंसी है, बहुत ही फेमस एजेंसी है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग को ही प्रिवेंट करना है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उनको बेनकाब करना ईडी का काम होता है। तो ये तो हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है दैट इज जो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब उसको आप ऐसे ही एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। डिजिटल लेजर है, डिजिटल लेजर। डिसेंट्रलाइज, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल पर्सन। कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल बैंक, कोई सिंगल कंट्री उसको कंट्रोल नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, अ कॉपी ऑफ द इंटायर लेजर। लेजर मतलब जो रिकॉर्ड है,
इज शेयर्ड अमंग ऑल पार्टिसिपेंट। जो भी पार्टिसिपेंट्स है वहां पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सबके साथ शेयर हो रहा है, ठीक है, नोट्स के साथ शेयर हो रहा है ऑन द नेटवर्क, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इम्यूटेबल, वंस अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इट इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी अल्टर और डिलीटेड। एक बार जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया गया वो परमानेंट हो जाता है, वो अल्टर नहीं किया जा सकता और डिलीट नहीं किया जा सकता, मेकिंग इट हाईली सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ। तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इम्यूटेबल, ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएटेड है। ये ब्लॉकचेन आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये 3 कीवर्ड्स, ये जो डेफिनेशन दिख रहा है और डेफिनेशन के साथ में जो 3 कीवर्ड्स दिख रहे हैं इनको बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प आएंगे। तो अब सीधी-सीधी बात है, यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज किसके लिए हो रहा है? डेटा को स्टोर करने के लिए हो रहा है। तो डेटा से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट में हो, चाहे वोटिंग में हो, चाहे किसी भी म्यूजिक में हो, रियल एस्टेट, हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। बट सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो उसका किस तरह किया जा रहा है? बिटकॉइन के लिए यूज किया जा रहा है, बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल टोकन जो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। While bank ledger is controlled by the bank, a cryptocurrency ledger is controlled by no one. बैंक का जो भी अकाउंट होता है, खाता होता है, ट्रांजैक्शन होता है, बैंक उसको मैनेज करता है। क्रिप्टो करेंसी का कोई भी मैनेज नहीं करता है, वो डिसेंट्रलाइज होता है, सबके पास होता है। जो उससे एसोसिएटेड होते हैं वो सबके पास सारे ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिसेंट्रलाइज, इसमें बैंक की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। फर्स्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लाने वाले पर्सन है सतोशी नाकामोटो। जापान के सतोशी नाकामोटो माने जाते हैं, है ना। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नोन नहीं है। ये पहली बार इन्होंने, एक तरह से आइडेंटिटी इनका अननोन है। आप बोलोगे सर फोटो कैसे लगाया? फोटो ऐसे इंटरनेट पे मिल रहा है, बट हाँ, इनके बारे में जो भी आइडेंटिटी है इनका अननोन है। 2008 में इन्होंने अपना व्हाइट पेपर रिलीज किया कॉन्सेप्ट पे, और जनवरी 2009 में बिटकॉइन रिलीज। क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया गया। इसी के बेसिस पे इन्होंने ये लेके आया बिटकॉइन, जिसमें गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का रोल नहीं रहेगा। अब गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इनके हिसाब से क्या कर रही है कि लोगों का जो पैसा है, लोगों का जो सेविंग है, वो किसी को भी लोन में दे रही है, और बैंकिंग क्राइसिस हो जाने से, इन्फ्लेशन हो जाने से लोगों का पैसा जो है वो कम हो जा रहा है। तो यहाँ बैंक की जरूरत ही नहीं रहे, थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं रहे, तो इसके लिए ये क्रिप्टो करेंसी ये लेकर के आए थे। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब इन दोनों को रिलेट कर दो, है ना, क्रिप्टो करेंसी को रिलेट कर दो और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग। अब जब क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप ही नहीं, कोई एक तरह से सेंट्रलाइज मैकेनिज्म ही नहीं है, तो फिर क्रिप्टो करेंसी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा क्रिप्टो करेंसी में, ये सब यूज होना बहुत कॉमन बात हो जाती है। बहुत कॉमनली ये सब यूज हो रहा है। An investigation by the International Consortium of Investigate Journalists, the Coin Laundry, has revealed the cryptocurrency is the new preferred home for dirty money. Dirty money, money laundering, जो गंदा मनी है उसके लिए प्रिफर्ड होम क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टैक्स हेवन, ट्रेडिशनल टैक्स हेवन को क्या कर रहा है? एक तरह से रिप्लेस करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये चारों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वाई क्रिप्टो इज यूज टू लॉन्डर मनी। क्रिप्टो यूज क्यों हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को करने के लिए? A scammer steals money from victims through cyber fraud. कोई भी स्कैमर जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फंड को क्या करता है? स्टील करता है। They immediately deposit their stolen cash into mule account and use it to buy crypto. म्यूल अकाउंट मतलब कोई भी ऐसा बेनामी अकाउंट बोल सकते हो, डुप्लीकेट अकाउंट बोल सकते हो, गरीब लोगों का अकाउंट बोल सकते हो, जिसमें तो पैसा पता नहीं होता है कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हो रहा होता है। The wash, this is the most important step to hide the permanent digital trail on the blockchain. They must wash the dirty crypto. They do this by using a crypto mixer. क्रिप्टो मिक्सर यूज करके बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ मिक्स करके वो उस डर्टी मनी को वॉश करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं। द क्लीन क्रिप्टो इज देन सेंड टू एनोनिमस वॉलेट। एनोनिमस लोगों के पास, एनोनिमस पर्सन्स के पास, है ना, जो जिनका कोई केवाईसी नहीं है, उनके पास ये पैसा दुबई, चाइना, कंबोडिया, अलग अलग जगह भेजा जाता है ना, और वहां पे वो लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। अब मनी उसके बाद क्या है? अनट्रेसेबल हो जाती है कि कहाँ से पैसा सिस्टम में आया है।
म्यूल अकाउंट, अ बैंक अकाउंट ऑफ अ रियल पर्सन, ऑफन समवन हु इज पुअर और ट्रिक्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूल अकाउंट बोलते हैं यहाँ पे। दैट अ क्रिमिनल यूजेस टू टेम्पररी होल्ड स्टोलन मनी, जहाँ पे स्टोलन मनी को रखा जाता है, कोई भी क्रिमिनल स्टोलन मनी को रखता है। क्रिप्टो मिक्सचर क्या है, वॉशिंग मशीन फॉर क्रिप्टो, इट इज अ सर्विस दैट टेक्स योर डर्टी क्रिप्टो, टम्बल्स मतलब डर्टी क्रिप्टो को एक साथ मिक्स करता है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ, और क्लीन क्रिप्टो को बैंकिंग सिस्टम में वापस भेज दिया जाता है। वहां से फिर को ट्रैक करना ऑफिशियल्स की बस की बात नहीं होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करते हैं। अब इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है, हमारे पास 119 मिलियन यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के अभी तक, ठीक है। 119 मिलियन मतलब 10 करोड़ 11 करोड़ से ज्यादा लोग हैं क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, और क्लियर लीगल वैक्यूम है हमारे पास, लीगल मैकेनिज्म एकदम इन्फोर्सेबल है नहीं कि कैसे कैसे इसका काम करना है। काउंटर प्रोडक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स 30% टैक्स क्रिप्टो पर लेने की बात हो रही है, और ये टैक्स पॉलिसी बनी हुई है इंडिया के अंदर। द 30% टैक्स and 1% tax deducted at source pushed most trading from Indian exchange to foreign platform। अभी ट्रेडिंग को इंडियन एक्सचेंज से फॉरेन प्लेटफॉर्म पे पुश हो गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उस पर क्या लेना चाह रही थी, 30% टैक्स, है ना। तो फॉरेन प्लेटफॉर्म पे ओवरसाइट और वीक हो गया और मिसयूज और बढ़ गया। लॉ इन्फोर्समेंट कैपेसिटी लिमिटेड है। एजेंसीज स्ट्रगल टू इन्वेस्टिगेट क्रिप्टो क्राइम्स ड्यू टू नॉन कोऑपरेटिव फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, नॉन कोऑपरेटिव, तो इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाता। फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे पैसा एक्सचेंज हो रहा है, वो लोग इंडियन अथॉरिटी से कैसे क्यों डील करेंगे, डील ही नहीं करेंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, है ना। इंडिया के लॉज आउटडेटेड है। एंड कॉम्प्लेक्स टूल सच एज मिक्सर एंड प्राइवेट वॉलेट का फॉर्मेशन, मिक्सचर, ये सब करने से क्या हो जाता है, हमारे एजेंसी इनको ट्रेस नहीं कर पाते, ट्रैक नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या रिस्क है, आरबीआई वार्न्स दैट वाइड स्प्रेड क्रिप्टो यूज कुड अंडरमाइन द, वाइड स्प्रेड अगर क्रिप्टो का यूज हो रहा है तो रुपी अंडरमाइन होगा, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज बढ़ेगा, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, वो अंडरमाइन होगी धीरे धीरे। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क जो है, रेगुलेटरी वैक्यूम जो है उसको करना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क लॉ बनाना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। ग्लोबल कोऑपरेशन, जैसे G20 का इंडिया में समिट हुआ था, वैसे ही G20 जैसे समिट्स में क्रिप्टो को लेके एक कोऑपरेशन की बात है। क्रिप्टो बॉर्डरलेस करेंसी है, तो यहाँ पे बात ग्लोबल कोऑपरेशन से ही बनेगी, इंडिविजुअल एक कंट्री के एक्शन से बहुत ज्यादा बात बनने वाली। टैक्स पॉलिसी को हम लोग 1% टीडीएस जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, टैक्स पॉलिसी जो है उसको हमें और बेटर बनाना पड़ेगा। क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, कम से कम इंडियन तो हो। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडियन मस्ट हेवली इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग इट्स पुलिस को ट्रेन करना, जुडिशरी और एजेंसीज, ईडी वगैरह को ट्रेन करना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे हम लोग ट्रैक करें, ब्लॉकचेन वगैरह जैसी जो टेक्नोलॉजी है उनसे हम लोग कैसे डील करें। तो जब तक ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होंगे तब तक इस पे काम नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडिया मस्ट हेवली इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर को भी अवेयरनेस करना पड़ेगा, सेबी के रूल्स होने पड़ेंगे। सेबी जैसे बोलता है ना म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, वैसे ही अवेयरनेस कैंपेन आना पड़ेगा, क्रिप्टो रिस्की है, क्रिप्टो अच्छा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आरबीआई को, सेबी को ये सब कैंपेन चलाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर सेकंड टॉपिक, थर्ड लिखा हुआ है गलती से। द टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटरी मतलब इंडिया के टेरिटरी के अंदर की आर्मी, ठीक है। जैसे कि अंदर की आर्मी मतलब जनरली आर्मी से को हम बॉर्डर से रिलेट करते हैं, बट आर्मी वॉर वगैरह लड़ने के काम आती है। टेरिटोरियल आर्मी क्या है, टेरिटोरियल आर्मी का सीधा से मतलब होता है कि देखो ये एक तरह से अलग पोस्ट है, अलग सर्विस, है ना। अलग पोस्ट है, अलग सर्विस है, जब वॉर जैसा सिचुएशन है तो ये लोग को लड़ने भेजा भी जा सकता है। बट टेरिटोरियल आर्मी के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि ये लोग पहले से किसी बिजनेस में या किसी गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विस में होने चाहिए। और अभी यहाँ वुमेन को फर्स्ट टाइम इंडक्ट होने की बात की जा रही है। इन a first of its kind move, the Indian Army is planning to induct women as soldiers into its territorial army home and hearth battalions. The Directorate General of Territorial Army has released additional vacancy for the 2025-26 intake, are marking position for women candidates within these H and H battalions. Territorial Army क्या है? Territorial Army is a volunteer part-time reserve force of the Indian Army established by the Territorial Army Act of 19. Often called the Citizen Army, it is not a full-time job. Citizen Army बोला जाता है, एक full-time job नहीं है. It is for civilians who already have a main career. It is for civilians.
सिविलियंस के लिए है ना, हु ऑलरेडी हैव ए मेन करियर, जिनका एक मेन करियर है, बट ऑल्सो वांट टू सर्व द नेशन, बट नेशन को भी वो सर्व करे। एज आर्टिकल 51 कैपिटल ए डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में आप एक लाइन पढ़ते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज डी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी है कि जब भी आपको बुलाया जाएगा, है ना, कंट्री का सर्विस देने के लिए, नेशनल सर्विस देने के लिए आपको जाना चाहिए। इट्स रोल इज टू रिलीव द रेगुलर आर्मी फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटी। टेरिटोरियल आर्मी का काम क्या है? स्टैटिक ड्यूटी से रेगुलर आर्मी को हटाए एंड असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करे, हेल्प करे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, खासकर नेशनल इमरजेंसी हो रही है, लॉकडाउन हो रहा है, ऐसा सिचुएशन। आपने महेंद्र सिंह धोनी को जब भी वो अवार्ड लेने जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, आर्मी ड्रेस में जरूर देखा होगा, उनके ग्लव्स पे बलिदान बैच देखा होगा, तो ये टेरिटोरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। कपिल देव भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, आप भी चाहो तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। 1992, अब वुमेन की बात करते हैं यहाँ पे, वुमेन इन आर्म फोर्स। 1992 वुमेन वेयर फर्स्ट इंडक्टेड एज ऑफिसर्स। शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनको सपोर्ट रोल्स के लिए डाला गया था। 2019 में एक केस आता है जिसका नाम है बबीता पुनिया। दिस वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमानेंट कमीशन। पहले उनका शॉर्ट सर्विस कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अलाउ किया कि वुमेन को क्या मिलना चाहिए? परमानेंट कमीशन मिलना, वुमेन ऑफिसर्स को। द कोर्ट डिसीजन वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल 14, है ना, आर्टिकल 14 के ऊपर, आर्टिकल 15 के ऊपर, आर्टिकल 16 के ऊपर। आर्टिकल 14 और 16 आप ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हैं। 2021 की बात करते हैं। फॉलोइंग द कोर्ट पुश फॉर इक्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट अलाउड वुमेन टू सिट फॉर द एनडीए। उसके बाद वुमेन जो है एनडीए एग्जामिनेशन बैठने लगी। 2022 में अग्निपथ स्कीम स्टार्ट हुआ, अग्निवीर सोल्जर्स बनने लगे। अग्निवीर में, है ना, वुमेन का भी इंडक्शन होने लग गया। आर्टिकल 60 जो इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, के अकॉर्डिंग भी ये जस्टिफाइड है कि वुमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, किसी भी सेक्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। 2025 द इंडक्शन ऑफ वुमेन सोल्जर्स इनटू अ टीए इन्फेंट्री बटालियन, टीए टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री बटालियन इज द नेक्स्ट फॉलो अप स्टेप, ब्रेकिंग अनदर ग्लास सीलिंग ब्रेक करते हुए एंड एक्सपेंडिंग देयर रोल बियॉन्ड द मिलिट्री पुलिस। बियॉन्ड द मिलिट्री पुलिस उनका रोल को एक्सपेंड। सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन का क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है? आर्टिकल 15, है ना, आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने की बात करता है, आर्टिकल 6 इक्वालिटी की बात करता है। बबीता पुनिया केस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये दो महिलाएं जो है तो हमारे रेपुटेड आर्म्ड ऑफिसर्स को आप जानते होंगे, इनको आपने ऑपरेशन में देखा होगा। टैलेंट पूल बढ़ता है, ऑपरेशनल कैपेसिटी इनहेंस होती है, इंडिया का सॉफ्ट पावर ग्लोबली बढ़ता है। इट सेंड्स अ पावरफुल मैसेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के एक बहुत पावरफुल मैसेज दुनिया के सामने हमारा आता है कि हाँ, हम लोग जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। चैलेंजेस क्या है? कल्चरल माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है एक बैरियर है। कॉम्बैट रोल, कॉम्बैट मतलब डायरेक्टली लड़ने का जो रोल है वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है। Women are still, I repeat, still excluded from core combat arms like infantry, armored corps and mechanized infantry. सीधे सीधे लड़ने के लिए, फ्रंट पे जाने के लिए बिल्कुल अभी भी तो एक्सक्लूड किया जाता है। ऑपरेशनल एंड सिक्योरिटी रिस्क है। कंसर्न परसिस्ट रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी इन होस्टाइल जोन, उनको कैप्चर कर लिया जाना, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जाना, यहाँ सीधे सीधे बहुत सारा कंसर्न, उनके डिग्निटी को लेकर कंसर्न हो जाता है। Inadequate infrastructure, there is a significant lack of gender specific infrastructure, separate battalions, barracks, sanitation in remote posting and forward areas. Work life balance and policy gaps, challenge remain in effectively managing maternity leave, है ना, spousal posting, अपने हस्बैंड वगैरह की पोस्टिंग, चाइल्ड केयर विच कैन इम्पैक्ट करियर। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। प्रमोट कल्चरल चेंज, इम्प्लीमेंट मैंडेटरी जेंडर सेंसिटाइजेशन, मैंडेटरी जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर ऑल रैंक, सारे रैंक्स के ऑफिसर के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, टू बिल्ड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ब्रेक डाउन स्टीरियोटाइप, जिससे कि स्टीरियोटाइप्स को क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके। डेवलप रोल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, रोल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाए, है ना। क्रिएट ऑब्जेक्टिव जेंडर न्यूट्रल एंड रोल स्पेसिफिक फिजिकल एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स। इफ ए कैंडिडेट मीट्स द स्टैंडर्ड दे शुड बी एलिजिबल।
तो मतलब सिर्फ वुमेन को हटा देना ठीक नहीं है, एक फिजिकल क्राइटेरिया, एक जेंडर न्यूट्रल क्राइटेरिया होना चाहिए, फिजिकल एंड ऑपरेशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना जरूरी है। प्रायोरिटाइज एंड इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग एंड द नेसेसरी जेंडर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, फील्ड एरियाज एंड शिप्स। सपोर्ट सिस्टम में स्ट्रेंथन हो, क्रिएट बेटर सपोर्ट सिस्टम, फ्लेक्सिबल पोस्टिंग, क्लियर मैटरनिटी policies, sure that family responsibilities do not disproportionately end a women's career। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के करियर को डिसप्रोपोर्शनलिटी एंड नहीं करे। फेज्ड इंडक्शन हो, धीरे धीरे फेज वाइज फेज वुमेन का इंडक्शन किया जाए। कंटिन्यू द मेरिट बेस्ड फेज इंडक्शन ऑफ वुमेन इनटू ऑल ब्रांचेज एंड यूनिट्स, सारे ब्रांचेज में सारे एज सी द टीए, टेरिटोरियल आर्मी में जैसा देखा जाता है वैसा ही, यूजिंग द डेटा एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज इंडक्शंस टू गाइड फ्यूचर पॉलिसी। सबको यूज करके हमें फ्यूचर पॉलिसी बनाया जाए। एंड दिस इज द थर्ड टॉपिक, इंडियन ओशियन हम्पबैक डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में बात कर रहे हैं। डॉल्फिन तो बहुत प्यारा सा एक फिश होता है जो आपने देखा होगा, इंडियन ओशियन हम्पबैक। इसके बैक पे हम्प होता है तो इसको इंडियन ओशन में मिलता है, तो इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन बोलते हैं। इंडिया जो है, इंडिया का ये वाला पार्ट है केरला में आपको हम्पबैक डॉल्फिन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड टू स्टडी रेयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन आर्टिसनल फिशर एंड इंडेंजर्ड हम्पबैक डॉल्फिन इन अस्टामोडी लेक। अस्टामोडी लेक का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्स इनसाइड। अस्टामोडी लेक क्या है? लोकेटेड इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है, रामसार साइट है। इट वाज डेजिग्नेटेड अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। 2002 में इसको एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था। केरला का ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है। इट इज ऑफन कॉल्ड द गेटवे ऑफ द बैकवाटर। बैकवाटर्स मतलब ओशन का वाटर का ये एक तरह से क्या है, गेटवे है। अष्टमुडी का मतलब क्या होता है? एट ब्रेड्स इन मलयालम, डिस्क्राइबिंग इट्स यूनिक पाम शेप्ड टोपोग्राफी एंड मल्टीपल ब्रांचेस। इट इज एन इस्चुरीन खारे पानी का इकोसिस्टम है, फेड बाय द कलडा रिवर। कलडा रिवर इसको फेड करती है एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी में जाके ये क्या होता है, ड्रेन। व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? द लेक वाज पार्ट ऑफ ए मेजर ट्रेड रूट। ये लेक जो है मेजर ट्रेड रूट का भी पार्ट है, सीधे सीधे मेजर ट्रेड। The Moroccan explorer Ibn Battuta mentioned the city of Kollam on its bank as a major global trading center। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी क्या है? The wetland is a rich habitat supporting 57 species of birds, जिसमें 6 migratory birds हैं, 97 species of fish। It is home to several endangered and endemic species including the pearl spotfish, mangrove crab and various water bird। यहाँ पे देखो ये सारे लेक्स हैं। ये लेक्स कहाँ हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लेक्स सिर्फ इंडिया के नहीं है, इंडिया वाले लेक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और यहाँ पे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने यहाँ पे इसलिए दिए हैं कि लेक्स जो हैं डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं और लेक्स के बारे में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्टली आप लेक्स के बारे में आपको जितना पता रहेगा उतना ही आपके सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो बेहतर तरीके से जाएंगे। तो ये लेक्स आप जरूर याद करिए। इसमें इंपॉर्टेंट लेक ही दिया गया है, बहुत जेनरिक लेक्स नहीं दिया गया है। जो भी इंडिया के इंपॉर्टेंट लेक है, वुलार लेक, बुखेरा लेक, है ना, कांजी वेटलैंड, हरिका वेटलैंड, सांबर लेक, सब ये यहाँ पे आप देखोगे। केरला के लेक, वेम्बनाड लेक से अस्टामुडी वेटलैंड, है ना, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड भी दिए। अब डॉल्फिन के बारे में, इंडियन ओशन डॉल्फिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड आता है। तो ये इंडेंजर्ड स्टेटस आपको पता होना चाहिए, बाकी स्टेटस आपको पता नहीं है तो एक बार के लिए, ठीक है। तो ये रहा डॉल्फिन के बारे में। अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं MCQ पे। MCQ करना स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में आप फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये पॉज करिए और कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। सेकंड, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में है, पॉज करिए आंसर बताइए। थर्ड जो है आपका अस्टामुडी लेक और ओशियन हम्पबैक डॉल्फिन के बारे में है, पॉज करिए और ये सारे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, है ना। थैंक यू एंड